हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस में मैं नेक्स्ट जो वीडियो है चैप्टर 2 केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, यानी ये चैप्टर 2 का एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है, जिसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ के इसके वीडियो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को कैसे मेज़र किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 4 है चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर टॉपिक नेम है, यानी चैप्टर का जो नाम है उसका 4th पार्ट है। इसके प्रीवियस पार्ट जो होता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ये तो ऊपर के आइकॉन्स में आई बटन में क्लिक करके भी आप उस पर्टिकुलर वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और जो आइकॉन्स है, यानी जो बेल आइकॉन्स है, उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस, जनरली इसको मेज़र करने मतलब कुछ पॉइंट है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रेंथ होता है एसिड और बेस का, वो इन दो आयन्स पर डिपेंड करता है। अगर H+ आयन होता है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी ज़्यादा H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस फॉर्म में, यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आयन्स, जिसको यानी हाइड्रोजन, जिसको हम लोग H+ आयन के नाम से जानते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन अगर ज़्यादा होगा तो वो एसिड्स कहलाएगा, यानी ये एसिड्स के फॉर्म में आता है। और सपोज़ कर लो OH- आयन अगर ज़्यादा होता है तो वो बेस कहलाता है। तो इसका मतलब होता है अगर ये दोनों नलीफाई कर देता है एक दूसरे को, यानी ज़ीरो हो जाता है, तो वो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। तो एक तरीके से स्ट्रेंथ की पहचान अगर हम बात करते हैं, एसिड में स्ट्रेंथ की पहचान H+ आयन से होती है, और बेस के स्ट्रेंथ की पहचान जो होता है वो OH- आयन। तो जितना ज़्यादा H+ उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा OH- आयन्स उतना ज़्यादा बेसिक। विद द हेल्प ऑफ एन यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यहाँ पे एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को पहचान करने के लिए एक यूनिवर्सल यानी वर्ल्ड वाइड एक इंडिकेटर बनाया गया है। वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। इस इंडिकेटर का नाम है pH स्केल। तो ये चीज़ आप जान लीजिए pH स्केल क्या होता है। तो आगे देखते हैं pH स्केल क्या होता है। pH मतलब एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है, पोटेंस। इसका मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि पावर में से P को लिया गया है और हाइड्रोजन में से H को लिया गया है। तो इसका मतलब होता है H+ आयन या OH- आयन, दोनों में हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन के पावर के हिसाब से इसको यूनिवर्सल स्केल में डिफाइन किया गया है। तो उस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे होता है। तो ये जान लिया आपने कि जो pH स्केल होता है उसका एक्चुअल ये जर्मन नेम है पोटेंस, जिसका एक्चुअल मीनिंग अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस स्केल यानी ये जो pH स्केल होता है, इसमें 0 से लेके 14 वैल्यूज़ होता है। तो 0 जो होता है एक्चुअली रेड कलर से रिप्रेजेंट करने का कारण यही है, क्योंकि जब हम लोग इसको कलर स्केल में मेज़र करेंगे तो जो रेड कलर होता है वो हाईली एसिडिक होता है, यानी एसिड वैल्यू, यानी 0 वैल्यू है तो यानी हाईली एसिडिक है। और सपोज़ कर लो 14 वैल्यू है तो यानी हाईली वो बेसिक नेचर का होता है। तो इस तरह से हमने देखा। अब 7 जो होता है एक ऐसा वैल्यू होता है जो उन दिनों के बीच में, क्योंकि 14 और 0 के बीच का पॉइंट होता है 7, तो इसीलिए 7 को हम लोग न्यूट्रल वैल्यू बोलते हैं। यानी जनरली जो पानी का जो एसिडिक नेचर होता है वो 7 होता है, यानी ना हाईली एसिडिक होता है ना हाईली बेसिक होता है, बीच का वैल्यू लिया गया है। pH पेपर भी हम यूज़ करते हैं, ये pH स्केल है। तो इसी तरह से हमारे पास pH पेपर भी अवेलेबल होता है। इस ए पेपर विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग pH वैल्यू। तो pH वैल्यू को मेज़र करने के लिए हम pH पेपर का भी यूज़ करते हैं, सेम एज़ pH स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वेरिएशन ऑफ pH वैल्यू, यानी pH वैल्यू में अपने पास बहुत सारे वेरिएशन होता है। कुछ उसमें से स्पेसिफिक वैल्यू को बेस करके इस टेबल में आपको बताया गया है।
तो इस टेबल में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला वाला जो कॉलम है वो पीएच वैल्यू का है। दूसरा वाला कलर बता रहा है कि पीएच वैल्यू के हिसाब से जो पीएच का स्केल होता है उसमें उसका कलर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा, अगर पीएच वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी किस तरीके का सॉल्यूशन होगा, ज़्यादा हाइड मतलब एसिडिक होगा या न्यूट्रल लाइट या कम एसिडिक होगा या हाईली बेसिक होगा। फिर H+ आयन के बारे में भी बताएगा उसमें कि ज़्यादा होगा या कम होगा, और OH-। तो इसको देखते हैं। सबसे पहला जो वैल्यू दिया गया है वो 0। तो 0 का मतलब होता है कि उसका जो पीएच स्केल में कलर होता है वो डार्क रेड होता है, और इसका मतलब होता है वो हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक है तो H+ आयन ज़्यादा होता है यानी वेरी हाई होता है, और OH- आयन जो होता है वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, माइनर होता है। 4 अगर वैल्यू की बात करते हैं तो वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बेसिक्स, यानी बेस की तरफ वो बढ़ रहा है। तो बेस की तरफ जो बढ़ रहा है तो उसका कलर जो होता है ऑरेंज या येलो कलर का होता है। मतलब अगर पीएच के कलर स्केल की मेजरिंग में जाते हैं तो ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशंस होता है, एंड ये थोड़ा सा एवरेज, यानी ऐसा बोल सकते हो जैसे हम वेरी गुड या गुड बोलते हैं, तो वेरी गुड जो होता है हाईली एसिडिक हो गया, गुड मतलब एसिडिक, तो इसका मतलब होता है उसके नीचे का पॉइंट है, और ये ज़्यादा हाई नहीं होता, हाई होता है, और लो OH आयन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रीन, तो ग्रीन जो होता है एकदम बीच का पॉइंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, न्यूट्रल होता है, और इसमें जो दोनों आयन होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी तरह से 10 अगर वैल्यू तो यानी थोड़ा सा बेसिक में चले गए, यानी एसिड नेचर का एकदम से ख़त्म हो गया, तो इसका जो कलर होता है ब्लूइश ग्रीन होता है, और या तो फिर ब्लू फॉर्म में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है एल्कलाइन क्या होता है, यानी वो बेस जो सॉल्यूबल इन वाटर है, तो इसको हम लोग एल्कलाइन बोलते हैं। यानी लो होता है एसिडिक नेचर, बट हाई आपका बेसिक नेचर बढ़ते जाता है। उसी तरह से अगर हम 14 की बात करते हैं तो ये डार्क ब्लू या वायलेट कलर का होता है, हाईली बेसिक होता है, तो इसका मतलब होता है H+ आयन वेरी लो होगा और OH आयन वेरी हाई होगा। तो देख सकते हैं कि मैं जैसे कलर की बात कर रहा था, ये सारा कलर जो होता है आपको नीचे दिख रहा है। जैसे 4 की बात कर रहे हैं तो 4 में थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा येलो दिख रहा है। ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, यहाँ 7 वैल्यू ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है एकदम से। उसके बाद 10 वैल्यू जो होता है ब्लू इज़ ग्रीन, यानी ब्लू भी है और ग्रीन भी है। अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा ब्लू नेचर भी है और ग्रीन नेचर भी है। अगर हम 14 की बात करते हैं तो कम्प्लीटली ये ब्लू होता है। तो इस तरह से सारा वैल्यू यहाँ पे शो किया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, यानी जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, वीक एसिड किसको कहते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड गिव्स राइज टू मोर H+ आयन। तो इसका मतलब होता है कि H+ आयन जैसे जैसे इंक्रीज होते रहेगा एसिडिक नेचर उतना स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल में जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 ये होता है। अब उसके बाद थोड़ा सा वीक एसिड की बात करते हैं। तो वीक एसिड में अगर हम बात करेंगे तो H+ आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन्स में थोड़ा सा लो होता है, थोड़ा सा लेस होता है। सो इसके जो एग्जांपल्स है आप देख सकते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, या फिर H2NO3 यानी कार्बोनिक एसिड, ये थोड़ा वीक नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस में H+ का तो रोल नहीं होता है, नेगेटिव का रोल होता है, यानी OH- आयन का रोल होता है। यानी जितना ज़्यादा OH- आयन बढ़ा देते हैं आपका बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होते रहता है। और इसके एग्जांपल्स है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, यानी ये हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। वीक बेस जो होता है गिव्स राइज टू लेस OH आयन, यानी कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग बेस weak bases actually contains the less number of OH- ions. The examples are NH4OH. अब आ जाते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसके बारे में मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एक्चुअली जो इंडिकेटर्स पीएच क्या होता है, पीएच को कैसे इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटर में कलर का हम यूज़ करते हैं तो उसका क्या रोल होता है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे 14 वैल्यूज़ होते हैं तो 14
इंडिकेटर्स का जो होता है मिक्सचर होता है, इट शोज डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब होता है H+ आयन या OH आयन्स अगर हम बात करेंगे वो जो होता है शो करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ होता है 0 से लेकर 14 के बीच की वैल्यूज़ होती है। जो 0 से 7 के बीच की वैल्यूज़ होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, और 7 के अबव या 7 के अबव जो होता है वैल्यू जो होता है वो अल्कलाइन होता है। तो इसका मतलब होता है ये वाला जो पॉइंट होता है इसमें दोनों वैल्यू डाइल्यूट हो जाता है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल होता है, इसलिए 7 को हम न्यूट्रल वैल्यू बोलते हैं। और इसके कलर्स भी आप देख सकते हो, रेड कलर से स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा ऑरेंज बेस में आता है, ऑरेंज के बाद येलो में आता है, येलो के बाद अगर आप देखते हैं तो ये ग्रीन होता है, ग्रीन 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 ग्रीन, उसके बाद जो होता है ब्लू फेस स्टार्ट हो जाता है और डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो एक और भी आप तरीके से देख सकते हैं कि जैसे ये H+ आयन है, तो इसका मतलब होता है ये वाला जो पार्ट है बीच में आपको दिख रहा है, ये जो बीच का पार्ट है ये इस तरह से थोड़ा सा डाइल्यूट होकर चले जाता है, और इधर जो वाइट वाला पोर्शन है वो लोअर टू हायर में चले जाता है। यानी वाइट वाला पोर्शन जो होता है वो ये बताता है कि बेसिस किस तरह से लो टू हाई होता है, और जो ऑरेंज कलर उसके बाद ब्लू कलर वाला जो ये बता रहा है वो ये बता रहा है कि आपका एसिडिक नेचर किस तरह से डाउन होता है। इम्पॉर्टेंट ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ, तो इसका मतलब होता है ये जो एसिडिक नेचर है या फिर बेस नेचर है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत इसका रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जो डेली लाइफ में कुछ चीज़ें होती है, कुछ घटनाएं होती है हमारे साथ, वो एक्टिविटीज़ इनसे जुड़ी होती है। तो वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, जस्ट कम टू नो दैट। इम्पॉर्टेंट ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसका मतलब होता है कि pH वैल्यू यानी एसिडिक है या यानी बेसिक है, ये जो केमिकल होते हैं, तो एसिडिक केमिकल क्या एसिड या फिर बेस, इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि pH लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब है अगर हमारे पास pH वैल्यू कम या ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बॉडी हमको थोड़ा अनइजीनेस फील होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो वो क्या होता है, इन केस ऑफ इनडाइजेशन आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड्स इन ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। इसका मतलब होता है अगर आपका पेट खराब हो जाता है या पेट इनडाइजेशन हो जाता है यानी पचा नहीं पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड जनरेट करने लगता है, बिकॉज ऑफ विच वी फील पेन। तो जिसकी वजह से हमारे जो स्टमक में पेन होने लगता है और इरिटेशन यानी थोड़ा सा परेशान करने लगता है आवर स्टमक, और जिससे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद हम नींबू पानी या इनो ऐसे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसको लेने लगते हैं, यानी हम उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं। जो ज्वलनता या फिर आप बोल सकते हो जो एसिडिक नेचर जनरेट होता है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसको टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन एंटासिड आर यूज्ड। जैसे कि हम एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड आप देखे होगे, खाए होगे कि एसिलॉक दिया जाता है, डॉक्टर जो होता है एसिलॉक आपको देते हैं, एक टैबलेट देते हैं। अगर सपोज़ कर लो आप टैबलेट खाते हो, कोई बुखार का टैबलेट खाते हो जो हाई पावर का होता है, और उसके बाद अगर उसमें एसिड जनरेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको एंटी एसिड दिया जाता है ताकि वो जो एसिड जनरेट होता है उसको एंटासिड के थ्रू जो होता है रिड्यूस किया जाता है। उसी तरह से द एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड वी गेट रिलीफ। तो इसका मतलब होता है डॉक्टर जो होता है हमको इस तरीके के जो केमिकल रिएक्शन यानी स्टमक में जो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए एंटासिड देते हैं। तो pH ऑफ एसिड रेन यानी एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, तो इसका मतलब होता है कि ये एसिड रेन में भी pH का रोल होता है। क्या होता है pH वैल्यू का, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एन एसिड रेन। तो इसका मतलब होता है अगर 5.6 वैल्यू से आपका जो रेन है उसमें अगर 5.6 वैल्यू pH की वैल्यू आती है तो वो एसिडिक रेन के फॉर्म में कहलाता है, यानी वो जो बारिश हो रही है उसमें एसिडिटी का जो इफेक्ट है वो आपको मिलता है। सो व्हेन दिस एसिडिक रेन फ्लोज इनटू रिवर्स दे आर आल्सो गेट एसिडिक, तो विच कॉज एंड थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वा। तो देख सकते हैं कि पानी में यानी जो रेन वाटर है, रेन वाटर में अगर pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है वो एसिडिक नेचर को जाता है। जब ये पानी जाके रिवर में नदियों में मिलता है तो उसके भी नेचर को वो कन्वर्ट कर देता है, उसके भी एसिडिटी का जो पावर है pH वैल्यू वो कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसके अंदर सर्वाइव करने वाले जितने भी एक्वेटिक यानी जैसे मछली हो गया या कोई भी
ऐसे प्राणी हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें इफ़ेक्ट करने लगती हैं। अब पीएच नेचर ऑफ सॉइल, जैसे आप देखे होंगे कि होम गार्डनिंग बहुत लोग करते हैं, तो कभी कभी आपका जो पेड़ होता है वो मरने लगता है या फिर वो सरवाइव कर नहीं पाता है या उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सॉइल में मिक्स करते हैं जिससे उसका जो एसिडिक नेचर है वो बरकरार रहे। तो प्लांट रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो इसका मतलब है आपका जो सॉइल है उसमें जो एसिडिक नेचर है या फिर जो भी उसका जो पीएच वैल्यू है वो एक फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि उसका ग्रोथ अच्छा हो सके प्लांट का। If pH of the soil of any particular place is less or more than the normal, then the farmers तो क्या करते हैं, एडेड सुइटेबल फर्टिलाइजर टू इट। तो इसका मतलब है जो खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए मिट्टी का पीएच लेवल सही होना जरूरी है। अगर पीएच लेवल में थोड़ा भी गड़बड़ी होती है, थोड़ा भी ऊंच नीच होता है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी मेकअप या दैट इज़ गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र का यूज़ करके उसको मेकअप किया जाता है। अब आते हैं कंटिन्यूएशन पे। आवर बॉडी फंक्शंस बिटवीन द रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। तो इसका मतलब है हमारा जो बॉडी होता है या फिर स्टोमक होता है या बॉडी का कोई भी होता है, उसमें जो एसिडिक नेचर होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। यानी ये एक वैल्यू का भी वेरिएशन नहीं होता है, पॉइंट में वेरिएशन होता है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच। तो इसका मतलब है हमारा जो बॉडी पार्ट है, हमारा जो लिविंग जैसे ऑर्गेनिज्म है, वो सारा का सारा जो होता है ये वैल्यू रेंज पे ही काम करता है। अगर इस वैल्यू रेंज में कोई भी ऊपर नीचे होता है तो हमारे बॉडी में बीमारियों का जो सिलसिला है वो चालू हो जाता है। सो टूथ डिके यानी दांत का झरना या दांत का गलना एंड उसका पीएच के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो ये देखते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स। तो इसका मतलब है हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है वो एसिड जनरेट करता है, एंड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, ठीक है, एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। तो इसका मतलब होता है जो भी एसिड होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे फूड पार्टिकल्स एंड शुगर जो हमारे दांतों के बीच में रहता है उस जो होता है वो सेम एज हमारे दांतों में रह जाता है, जिससे क्या होता है हमारे दांतों को सड़ाने लगता है। तो डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, तो इसका मतलब होता है कि एसिड जो हमारे दांतों के अंदर फूड और जो शक्कर होते हैं, शुगर के पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसको जो होता है डिग्रेड करता है और उसकी वजह से हमारे दांत में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। तो इसका मतलब होता है हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और टूथपेस्ट जो होता है बेसिक नेचर का होता है, बेस ज़्यादा होता है, तो वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी जितनी क्वांटिटी में हम बेस को लेके यूज़ करते हैं उतना उसका न्यूट्रलाइज कर देता है एंड एक्सेस, और हमारा जो दांत जो डिके होता है यानी दांत का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। उसी तरह से जैसे बी यानी भौरा के काटने से बी स्टिंग या नटल स्टिंग, यानी जो भौरा या फिर जो आपके पास ततैया होता है उनका जो स्टिंग होता है वो मैथोनिक एसिड जनरेट करता है। जैसे ही वो आपके हाथ में डंक गाड़ता है, यानी जो स्टिंग होता है वो आपके हाथ में छोड़ देता है, तो वो एसिडिक नेचर का होता है, जिसके कारण से हमारे में बहुत ज़्यादा पेन और जलन होने लगता है हमारे बॉडी में, और जिसकी वजह से हमको जो होता है इरिटेशन महसूस होता है। तो उसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बेकिंग सोडा ऑन इट या फिर आप टूथपेस्ट आप उस जगह लगा दीजिए, जिसके कारण से वो बेसिक नेचर होने के कारण से वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपको रिलीफ मिलने लगता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होता है जो आपके डेली लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हमने अभी देखा, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया कंसेप्ट कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ और पर्टिकुलर इस चैप्टर में क्या बोला गया है जो आपके रिलेटेड था कि पीएच के स्ट्रेंथ को कैसे मेज़र किया जाता है, एसिड नेचर एंड बेसिक नेचर को पीएच स्केल में कलर के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि पीएच वैल्यू का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। फिर और उस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम पीएच वैल्यू को किस तरह से नलीफाई कर सके, हम अपने आप को रिलीफ पाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताया गया। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकॉन्स को डेफिनेटली प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है मैं अपलोड करूँगा तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।